मार्केट बिग वॉइस में चर्चा शुरू करते हैं। राजेश कोठारिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अल्फा एक्यूरेट एडवाइजर्स के एमडी। राजेश जी, गुड मॉर्निंग। इनफैक्ट आज की जो बड़ी या फिर कल दोपहर की जो बड़ी डेवलपमेंट थी कि चाइना का पॉलिट ब्यूरो कह रहा है कि हमें मॉनेटरी पॉलिसी थोड़ी सी लूज करनी चाहिए। अब ये खुलासा नहीं है कि कितना और स्टिमुलस आएगा, कितने रेट पे कितनी बार एक्शन देखने को मिलेगा, लेकिन इसका ये कितना डिफरेंट है फ्रॉम द लास्ट स्टिमुलस जो इन्होंने मेंशन किया था, क्योंकि तब डर यही था कि पैसा उधर जाएगा, भारत में नहीं टिकेगा। उस टाइम पे हम सब जानते हैं भारतीय बाजार में डिसेंट करेक्शन भी देखने को मिला। अब की बारी क्या वही प्ले आउट होता दिखाई देगा या फिर ये बहुत लिमिटेड सेक्टर्स की ही बात रहेगी? नहीं, आई थिंक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आप जो बता रहे हो बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट इसी के लिए है क्योंकि विद डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है यूएस में है एंड उनकी पॉलिसी लिटिल बिट अगेंस्ट चाइना है एंड चाइना अपने हिसाब से हर कदम ले लेगा टू मेक श्योर कि उनकी इंडस्ट्री की कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस कैसे बढ़ सके, क्योंकि टैरिफ्स बढ़ रहा है अगेंस्ट चाइना। अगर टैरिफ्स को बीट करना है तो चाइना के पास एक ही ऑप्शन है और वो ऑप्शन ये है कि उनकी कंपनीज को कॉस्ट कम करे, सब्सिडीज ज्यादा देवे। काफी सारे सेक्टर में जब भी हम बात करते हैं, इंडियन एंटरप्रेन्योर्स के साथ बात करते हैं, तो चाइना में लैंड दे आर गिविंग फ्री, पावर दे आर गिविंग फ्री। बहुत सारी चीजें ऐसी है कि जो वहां पे फ्री एंटरप्रेन्योर को दी जाती है। और अगर ये मॉनेटरी पॉलिसी और लूज करते हैं तो इंटरेस्ट रेट में भी आपकी और कटौती हो जाती है। तो चाइना की कॉम्पिटिटिवनेस चाइना इनडायरेक्टली बढ़ा रहा है क्योंकि टैरिफ उसके ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट हो रहा है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज देगी इंडियन गवर्नमेंट के लिए कि हाउ टू बीट द चाइनाज कॉम्पिटिटिवनेस। मेक इन इंडिया का हमारा जो एफर्ट है वो सही दिशा में है, लेकिन पीएलआई में शायद हमें और बढ़ोतरी करनी पड़ेगी, हमें और इंसेंटिव्स देना पड़ेगा। स्टेट गवर्नमेंट को अलग टाइप की एक न्यू सब्सिडीज जैसे एसीजेड होते हैं, इंडस्ट्रियल पार्क्स होते हैं, लैंड लेबर रिफॉर्म्स होते हैं, ये बहुत करना जरूरी हो जाएगा। दैट इज द ओनली वे कि इंडिया एक ग्लोबल कॉम्पिटिटिव प्लेयर बन सके। और यूएस की जो पॉलिसी है उसमें चाइना प्लस वन का जो रियल बेनिफिट है अभी तक इंडिया को इतना बड़ा हुआ नहीं है। अगर आप देखेंगे वियतनाम, बांग्लादेश, दे आर डूइंग मच बिगर। सो इंडिया हैज ए स्टिल ह्यूज स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट एंड वी नीड टू मेक ए लॉट ऑफ एफर्ट्स फ्रॉम गवर्नमेंट साइड, central government, state governments, and of course the Indian industries. We need to work very hard to make our competitiveness better. So, approaching it from a stock market perspective, आप अपने आप को कैसे पोजीशन करेंगे अगर इस करंट चाइना की सिचुएशन का भारतीय ट्रेडर निवेशक को फायदा उठाना है? क्या आप ये मेटल स्टॉक्स, केमिकल स्टॉक्स में एक्सपोजर लें, क्योंकि जाहिर तौर पर वहां पर शायद एक पिकअप देखने को मिल सकता है प्राइसेस में? क्या वो फेयर प्ले रहेगा? नहीं, जब भी हम स्पेशलिटी केमिकल स्पेस देखते हैं तभी जनरली हम इस तरह की कंपनी को देखते हैं जो चाइना से कंपटीशन में न करती हो। अगर आपको पता रहेगा लाइक 2018-19 से वी वर वेरी बुलिश ऑन स्पेशलिटी केमिकल, लेकिन हमारे पास एक भी कंपनी पोर्टफोलियो में ऐसी नहीं थी जो चाइना से कंपटीशन में हो। इनफैक्ट हमारे पास ऐसी कंपनी थी जो चाइना को एक्सपोर्ट करता था। दोस कंपनीज दे वर एक्सपोर्टिंग टू चाइना rather than China dumping into India. And similarly, of course, after that we made big money and 2023 में हमने पूरा स्पेशलिटी केमिकल जीरो कर दिया था, 11-12% का वेटेज जीरो कर दिया था। अभी हम वापस स्पेशलिटी केमिकल आइडेंटिफाई करना शुरू किए हुए हैं। We have identified 2 companies, मैं नाम नहीं बता पाऊंगा, लेकिन both these companies are global proven leaders in their specialty chemistry domain. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें कमोडिटी केमिकल नहीं प्ले करना है क्योंकि चाइना का डंपिंग अभी भी बहुत ही स्ट्रांग है एंड दोस कमोडिटी केमिकल्स मार्जिन्स विल रिमेन अंडर प्रेशर। लेकिन जो स्पेशलिटी केमिकल है जहां पे चाइना का कंपटीशन ऑलमोस्ट निग्लिजिबल है, वो कंपनी जैसे एक फ्लोरीन केमिस्ट्री है, दे विल डू वेरी वेल। जैसे एक कलर पिगमेंट का एक स्पेशलिटी है जहां पे अप्रूवल में ही आपको 18, 24, 36 महीना कस्टमर का लग जाता है, जहां पे चाइना का रोल बहुत ही कम है, जहां पे जापानीज प्लेयर आर नंबर 1 प्लेयर्स। ऐसी एक जो पिगमेंट एंड कलर रिलेटेड का जो स्पेशलिटी केमिस्ट्री है, दैट इज अनदर कंपनी व्हिच वी हैव परचेज। सो वी नीड टू बी वेरी वेरी सिलेक्टिव। 2025 का जो साल रहेगा वो 20 सिलेक्टिव का थीम रहेगा। वेरी शॉर्टली विल कम आउट विद वेरी डिटेल्ड रिपोर्ट ऑन दिस कि व्हाई टू बी सिलेक्टिव एंड वेयर टू बी सिलेक्टिव।
बट बहुत ही बॉटम अप अप्रोच रखना पड़ेगा. दैट्स द ओनली वे टू क्रिएट बिग अल्फा इन द इंडस्ट्री. ओके, तो ये आपने नाम नहीं लिए, लेकिन हिंट्स तो काफी दे दिया है कि किस तरह की कंपनियों पर आप फोकस करेंगे केमिकल साइड पर. ये बताइए, बैंकों पर इस समय अब क्या रुझान बनता दिखाई देगा? दो चीजें हुई हैं, एक तो सीआरआर कट, दूसरा आरबीआई को एक नया गवर्नर मिला है और वो ऑफ कोर्स वो बैलेंस मेंटेन करना चाहेंगे. जिस तरह की लिक्विडिटी अब थोड़ी सी एनहांस होकर मार्केट में आई है, आज हम देख रहे हैं एनबीएफसीज में थोड़ा सा जोश बनता दिखाई दिया है. बैंक्स और फाइनेंशियल्स में अपॉर्चुनिटी किधर आपने पकड़ी है लेटली? बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर हर्षिता में बहुत ही बड़ा सेक्टर है. इसके अंदर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी है और बहुत अलग अलग प्रकार की एनबीएफसी भी है और एक बहुत सारे कैपिटल मार्केट लिंक स्टॉक्स भी है. तो हम ये पूरा एक ऐसा बकेट्स कर देते हैं. तो इसके अंदर मुझे लग रहा है कि पूरा सेक्टर्स वैल्यूएशंस आर क्वाइट रीजनेबल. क्रेडिट कॉस्ट इज एनकरेजिंग. ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज. लेकिन जो ग्रोथ एस्पेक्ट है वहां पे थोड़ा पंक्चर है, क्योंकि डिपॉजिट स्टिल इज ए मेजर प्रॉब्लम. नेट इंटरेस्ट इनकम ग्रोथ है, बहुत सारे बैंक्स का इतना अच्छा नहीं आया हुआ है. लेकिन आगे चल के जैसे ही मॉनेटरी ईजिंग पॉलिसी स्लोली स्टार्ट हो जाएगी फ्रॉम आरबीआई पर्सपेक्टिव, जैसे वो स्टार्ट होएगी, हमें लग रहा है कि वो जो पूरा जो बैंकिंग का जो ग्रोथ जो है, जो क्रेडिट ग्रोथ भी सेकंड हाफ विल बी बेटर. एनआईआई ग्रोथ का जो नीम का प्रेशर है धीरे धीरे वो कम होना चालू हो जाएगा. क्रेडिट कॉस्ट कंट्रोल में रहेगी. तो हमें लग रहा है कि पीपीओपी, प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ जो है, जो FY26 में हमें लग रहा है विल बी बेटर देन FY25. सो वी आर पॉजिटिव ऑन ओवरऑल बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर. लेकिन अभी भी अगर आप मुझे पूछेंगे कि वेटेज पर्सपेक्टिव हमारी पोजीशन क्या है, तो अभी भी हम अंडरवेट है, लेकिन हमने धीरे धीरे हम सेक्टर का वेट बढ़ा रहे हैं. विद इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, हाउसिंग फाइनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर, जहां पे ग्रोथ काफी रोबस्ट रहा है. सेकंड हैंड कॉमर्शियल व्हीकल फाइनेंसिंग इज डूइंग वेरी वेल, जहां पे ग्रोथ काफी रोबस्ट रहा है. गोल्ड फाइनेंस कंपनीज आर डूइंग वेरी वेल, जहां पे भी ग्रोथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट रहा है. सो एनबीएफसी के अंदर ये 2-3-4 सेगमेंट जो है जिसका ग्रोथ सिग्निफिकेंटली ओवरऑल बैंक क्रेडिट ग्रोथ से ज्यादा है. तो एक प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है और एक एनबीएफसी का एक ऐसा बास्केट है. और उसके उपरांत हमारे पास एक्सचेंजेस है विच वी ओन. कमोडिटी एक्सचेंज भी है और इक्विटी एक्सचेंज भी है, एंड दोज आर आल्सो डूइंग एक्सट्रीमली वेल. तो ऐसा हमने पूरा हमारा पोर्टफोलियो पोजीशनिंग किया हुआ है. ओके, तो ये आप कह रहे हैं कि बैंक्स में थोड़ा थोड़ा करके एक्सपोजर बढ़ा रहे हैं. आपका मैक्सिमम वेटेज इस समय राजेश जी आपके पोर्टफोलियो में किस सेक्टर में है? बैंकिंग एंड फाइनेंस अबाउट अगर हम हमारा आईओपी पोर्टफोलियो पूछेंगे, हमारा मल्टी कैप जो है उसमें बैंकिंग एंड फाइनेंस हमारा लार्जेस्ट एक्सपोजर है, लेकिन हम अंडरवेट है. एक होता है एब्सोल्यूट एक्सपोजर और एक होता है रिलेटिव एक्सपोजर. अगर आप बडिंग बीस्ट हमारा जो मिड एंड स्मॉल के पीएमएस है, ट्रिपल ए बडिंग बीस्ट, वहां पे एक्सपोजर सबसे ज्यादा हमारा कैपिटल गुड्स पे है. वी आर एक्सट्रीमली बुलिश ऑन कैपिटल गुड्स एज ए थीम. राजेश जी, ये न्यू एज लिस्टिंग्स में स्विगी और स्विगी के पहले जो जोमेटो आया, स्विगी पर आज ऑफ कोर्स हम वो सीएलएसए वाली रिपोर्ट पढ़ रहे थे. ये क्यों कॉमर्स को लेकर आप कितने बुलिश है? क्योंकि कुछ लोग तो कहते 6 गुना हो जाएगा अगले 3 सालों में. क्यों कॉमर्स का मार्केट एक्सपोजर लेना शुरू करें, क्या है या नहीं? देखो, ये सब नए इमर्जिंग सेक्टर्स है, इवॉल्विंग सेक्टर है. हमें सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और कंपनीज भी इवॉल्व हो रही है. ऐसा नहीं कि 3 साल में ऐसा ही होएगा. ये सब एक नैरेटिव है, एक अंडरस्टैंडिंग है कि कन्वीनियंस बिकम्स ए यूएसपी, और कन्वीनियंस एट ए कॉस्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो वो कन्वीनियंस का आप कितना पैसा देना चाहोगे. तो ये एक क्विक कॉमर्स इज ए न्यू मार्केट, वेरी इंटरेस्टिंग मार्केट, एंड आई थिंक वी ऑल ओवर ए पीरियड ऑफ 3 साल के बाद ही पता चलेगा कि एक्चुअल क्या हो रहा है, कौन विनर है, कौन लूजर है. अगर आप देखोगे जोमेटो का बर्थ का तभी फाउंडेशन क्या था, और आज जोमेटो का बिजनेस मॉडल पूरा चेंज हो गया. तो सबसे इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि वो क्या करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि मैनेजमेंट का माइंडसेट कितना डायनामिक रहेगा, कि आगे चल के कोई कंपटीशन आती है. आज हम क्विक कॉमर्स की बात कर रहे हैं, कल हम शायद दूसरा कुछ कॉमर्स की बात करेंगे. तो क्या ये कंपनीज की मैनेजमेंट इतनी सक्षम है कि अपने बिजनेस मॉडल को चेंज कर पाएगी? वो ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि थिंग्स कीप्स चेंजिंग. 15 साल पहले एक सिर्फ डोमिनोज था जिसे 30 मिनट डिलीवरी का प्रॉमिस किया, और आज हर कंपनी 30 मिनट डिलीवरी की पोजीशन लेके आ रही है.
सही बात है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो पिज्जा कंपनी थी उसने ये नहीं सोचा कि क्या हम दूसरी चीज में लॉजिस्टिक 5 मिनट में कर सकते हैं, क्या हम ब्लिंकिट खड़ा कर सकते हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैनेजमेंट का इनोवेशन थॉट प्रोसेस फॉर द न्यू बिजनेसेस वो कितने डायनामिक है, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज कर सकते हैं, एंड दैट्स हाउ यू नीड टू प्ले। अदरवाइज कंपटीशन विल बी एक्सट्रीमली एग्रेसिव, एवरीबॉडी टॉक्स अबाउट क्यूसी, एग्जिस्टिंग कंपनीज भी क्यूसी करने वाली है, नई कंपनी भी क्यूसी करने वाली है, और 3 प्राइवेट इक्विटी फंड दूसरे खड़े हैं जो चेकबुक लेके बैठे हैं, और वो दूसरे 3 नए प्लेयर भी इंडस्ट्री में एंट्री करने वाले। कितना प्रॉफिट बनेगा, कितना रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बनेगा, वो तो वक्त ही बताए। करेक्ट? सो यू नीड टू बी लिटिल बिट प्रूडेंट, यू डोंट नीड टू फॉलो देम ब्लाइंडली। Valuations are not very very cheap, correct? So there are a lot of things are already built into valuation. So थोड़ा prudently हमें देखना पड़ेगा, rather than कि भाई हमें QC लेना ही है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनीज तुम्हें 1/3 और 1/4 वैल्यूएशन में मिल रही है, जिसका हाई है, गवर्नेंस सॉलिड है, और ग्रोथ 40-50% कंपाउंडिंग की आज भी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। ऐसे बहुत सारी कंपनीज इंडिया में अवेलेबल है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।